तो आरंभ करेंगे। जय हिंद दोस्तों, चीन से जो कोरोना वायरस निकला उसने बहुत सारे प्रश्नों को जन्म दिया। हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हो सकता है इसमें कुछ सच्चाइयां भी हों, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज जो मुझको मेरे अध्ययन से दिख रही है अंतर्राष्ट्रीय विषयों के, कि चीजें परिवर्तित होंगी। एक बार ये दुनिया भर से कोरोना वायरस का संकट खत्म होता है, एक बार ये लॉकडाउन समाप्त होता है, तो जो कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं हो सकता है कि अगले शीत युद्ध तक चली जाएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले सप्ताह में कुछ बड़ी चीजें जो घटनाक्रम हुए, और उससे लगता है कि चाहे वो फ्रांस के हुए हों, चाहे अमेरिका का तो लंबे समय से चल रहा है, ब्रिटेन के चल रहे हों, या दर्जन भर लगभग जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने चीन के कुछ एक्शंस को या उसके कुछ हरकतों को बोल दो या कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए, और अपनी चाइना के अंदर जो उनके एम्बेसडर्स थे, बाकायदा उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो आई है, सबसे पहले तो आई वो ग्रेट ब्रिटेन से। ब्रिटेन के जो वर्तमान में जो वास्तव में उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वर्तमान में केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज कही कि आफ्टर कोविड क्राइसिस समाप्त होने के बाद बिजनेस वोंट बी एज यूजुअल। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स को माना जाता है डिप्लोमेट्स के रूप में, वे इस प्रकार की भाषा का कम ही उपयोग करते हैं। और जब अभी ब्रिटेन बुरी तरह से जूझ रहा है इस संकट से, कोरोना वायरस के, एक और बात आ रही है कि जितनी डेथ दिखाई जा रही हैं, उनके पास अकाउंटेबिलिटी ही नहीं आ पाई है कि वास्तव में डेथ कितनी है ब्रिटेन में। हो सकता है कि ब्रिटेन के अंदर मौतों के नंबर बहुत ज्यादा हों। ऐसी स्थिति में जब उसको चाइना के सपोर्ट की भी इक्विपमेंट हुआ या पीपीईज हुए, इन सब के लिए चाइना के समर्थन की आवश्यकता है, तब भी इस प्रकार के स्टेटमेंट चीन की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से आना एक ये बड़ी बात है। और ये चाइनीज डिप्लोमेसी पर भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। अमूमन तौर पर अभी तक जो चाइनीज डिप्लोमेसी है, इस प्रकार के काम नहीं करती रही है। वो बहुत सोच समझकर अपने वक्तव्य बनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किया है, तो उसका एक बड़ा बात है। अमेरिका तो अभी तक करता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अभी तक इस वायरस को क्या कहते थे? वे कहते थे वुहान वायरस या चाइनीज वायरस, लेकिन अब उन्होंने छोड़ा है। लेकिन जब अमेरिका के बाद चाइना इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो उसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमेसी किस तरफ जा रही है, एक ब्लॉक की तरफ जा रही है। उसके अलावा जापान फिर एक ये अमेरिकन ब्लॉक की एक महत्वपूर्ण इकोनॉमी है, एक महत्वपूर्ण कंट्री है, और ओशिनिया क्षेत्र का तो इंपॉर्टेंट है ही सही हुआ। तो जापान ने $2 बिलियन देने की बात की है अपनी कंपनीज को, इस चीज में हेल्प करें कि वो उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स जो चीन में है उसको दूसरी या तो जापान ले आए, या वियतनाम ले आए, या इंडोनेशिया ले आए, या मलेशिया ले आए, ताकि चीन के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो। अब इसके लिए यदि $2 अरब की वित्तीय सहायता जापान प्लेज कर रहा है अपनी कंपनीज को देने के लिए, तो ये चीन के ऊपर एक बड़ा आघात है। और सबसे बड़ा आघात आज के समय में, देखिए आज के समय में आप मत मानिए कि युद्ध जो होंगे वो इस पर डायरेक्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई थी इस प्रकार के होंगे। सबसे पहला युद्ध क्षेत्र है आर्थिक, उसके बाद जो है वह स्पेस वॉर की तरफ जाएगा। तो एक आर्थिक में रूप से ब्रिटेन का आता है स्टेटमेंट कि बिजनेस वोंट बी एज यूजुअल विद चाइना। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आता है जापान का कि जापान $2 बिलियन अपनी कंपनीज को सहयोग करेगा कि वहां से चाइना से अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को निकाल ले। फिर आता है फ्रांस से। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है, क्या डेमोक्रेसीज के लिए ये मॉडल फॉलो करना चाहिए? रिस्पॉन्ड विज़ कोरोना क्राइसिस को जिस तरह से उसने हैंडल किया, जिस प्रकार का रिस्पांस किया, क्या वह एक मॉडल हो सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए? और साथ में फिर यह भी कहते हैं वो आगे, ये बहुत बड़ी बात है, वो कहते हैं, देखिए चुकुर का स्टेटमेंट है इसलिए वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं मैं, लेट्स नॉट बी सो नाइव एज टू से इट्स बीन मच बेटर एट हैंडलिंग दिस।
मतलब क्या हुआ कि हम इतने भी जो है इतने भी मासूमियत से बात नहीं करें कि ये कहने लग जाए कि वह उसने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। मतलब क्या हुआ, जो एक प्रश्नवाचक लगाया कि अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। ये रीड बिटवीन द लाइंस, रेखाओं के बीच में, लाइंस के बीच में पढ़ने की बात है डिप्लोमेसी में। फिर कुछ एक्शन चाइना में हुई जो कि बिल्कुल नस्लवादी किस्म की एक्शंस थी उन्होंने चीन के अंदर की, जहां पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में विदेशियों को आने से रोका। फिर वहां पर इस प्रकार की कुछ बातें चलने लगी कि जो अश्वेत लोग हैं, जो नीग्रोज हैं, वे संक्रमण को वापस से चाइना में लेकर आ रहे हैं। तो कुछ अश्वेतों को मारा भी गया, उनको घरों से निकाल दिया गया। विशेषकर ये जो हुआ है, ये गंजाओ जो बड़ा शहर है, वो बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, जिसको कहते हैं कि ये तो पुलों का राजा है। तो पुलों का इतना जाल है गंजाओ में ये सब चीजें हुई। उसकी वजह से घाना हुआ, केनिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, लगभग 1 दर्जन अफ्रीकन कंट्रीज ने इसको क्रिटिसाइज किया। बाकायदा उनके एम्बेसडर्स ने अपनी आपत्ति चीन में दर्ज की है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं बोरोशंको, उनके बेटे युडारो, थोड़ा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूं, पोर्चुगीज शब्द है ये, युडारो ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो त्रासदी हुई है कोरोना वायरस की, ये तो चाइनीज चेरनोबिल है। आप जानते हो कि चेरनोबिल जब यूएसएसआर हुआ करता था, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से लीक हुई थी न्यूक्लियर प्रोडक्ट, तो उसका रेडिएशन भी हुआ था। आज भी आप गूगल करेंगे तो चेरनोबिल के पिक्चर दिखेंगे कि पूरा शहर आज भी खाली है। वहां पर जंगली जानवर बसते हैं जो आ जाते हैं, बाकी घर मिल जाएंगे आपको, सब कुछ दिखेगा, लेकिन लोग नहीं है, क्योंकि उसके जो न्यूक्लियर जो लीकेज हुआ था उसके अभी भी वहां पर दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो चाइनीज, अब आप बताइए उसको चाइनीज चेरनोबिल कहने का मतलब क्या हुआ। पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई भी बात कही जाती है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। यदि बोरिशंको के बेटे ने, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के बेटे ने कहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी हरी झंडी होगी उनके पिता की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से चेरनोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हुआ, संभवतः किसी लैब से चीन की ये वायरस जो है वह लीक हुआ। अब हो सकता है कि हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो। दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इतनी भी हैं कि अभी तक जो मानव है वो चांद पे पहुंचा ही नहीं है, अमेरिका ने वह भी झूठ दिखा दिया था। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे विश्वास नहीं करता, लेकिन जो बात आ रही है वह आ रही है। एक वातावरण जो निर्मित हो रहा है, सही है गलत है, ये समय के साथ हमको मालूम पड़ेगा। क्योंकि एक बात और भी, जो वेस्टर्न टीम है उसको चाइना इन्वेस्टिगेशन के लिए वुहान नहीं आने दे रहा। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सच में वुहान में कुछ ऐसी चीज है जिसको छुपा रहा हो सकता है यह भी कि आज हमारे देश में भी कोई टीम आएगी बाहर की विदेशी कंट्रीज की, तो हम भी नहीं आने देंगे। बहुत सारे कारण होते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कोई ऐसा नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ना ही इसमें 50 शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, इसमें तो 500 शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं। तो हमको सब चीजों के बिटवीन द लाइंस रीड करने की आवश्यकता होती है। नीदरलैंड्स, स्पेन और चेक रिपब्लिक, ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। इन्होंने भी कंप्लेन की। इन्होंने कहा है कि जो हमने चाइना से मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाया वह सब स्टैंडर्ड था, उसकी क्वालिटी बहुत निचली थी। तो ये सब चीजें हमको दिख रहा है कि एन ब्लॉक, जिसको कहेंगे आप फ्रेंच में, एन ब्लॉक की एक एन ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं कि एक जो पूरा के पूरा नाटो प्लस जापान, यदि आप देखें तो नेटो प्लस जापान के अलाइंस जितने भी हैं ये चाइना को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब लेकिन इसको ये इतना आसान भी नहीं है कि हम सोचे कि एक तरफा गेम चल रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि इस दुनिया में चाइना के बहुत सारे पपेट स्टेट्स भी हैं, जो चाइना के हिसाब से, चाइना कहता उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं। एक तो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, वह चाइना का पपेट स्टेट है। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से चीन का पपेट स्टेट है। फिर नहीं भूलना चाहिए कि दर्जन भर से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिसको हम कह सकते हैं कि चाइनीज इंपीरियलिज्म जहां पर है, जहां की सरकारें जो हैं पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट हैं। और
यदि मैंने कल सीरीज की थी, कल बात की थी अंग्रेजी में कि एक रिपोर्ट साझा की थी कि किस प्रकार से जो हेल्थ स्थितियां हैं अफ्रीका में बहुत खराब है। यदि वेस्टर्न कंट्री सपोर्ट नहीं करती है तो डेफिनेटली अपना ब्लॉक मजबूत करने के लिए चाइना वहां पर कूदेगा। तो अभी भी 1 दर्जन से ऊपर कंट्रीज तो ऐसी हैं जो चाइना पर निर्भर हैं, और चाइना वहां से कमाता भी है। वहां पर माइनिंग जितनी भी होती है वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में जाती है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है अफ्रीकन कंट्रीज का। कैसे कि वहां पर जनता की बहुत सारी कंट्रीज में कोई से नहीं रहता, या तो जो वहां के नेता हैं वो चला रहे हैं, बहुत सारी जगह वॉर लॉर्ड जिसको कहते हैं, वॉर लॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। चाइना वॉर लॉर्ड को संभाल के रखता है, अपने पॉकेट में रखता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखता है, सरकारों को रखता है, उनके सहयोग से वहां पर राज करता है। एक तरह से इंपीरियलिज्म, ये चाइनीज इंपीरियलिज्म का एक मॉडल है, तो वो भी है। प्लस चूंकि कोरोना का समय चल रहा है तो लोगों ने बहुत एक बड़ी न्यूज को मिस किया है, और अधिकांश मीडिया ने भी मिस किया है। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि नॉर्थ मैसिडोनिया, जिसको पहले रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया कहते थे, यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या केवल 6 लाख लोगों की है। ये जो है इसको नेटो में ले लिया गया। ये काफी लंबे समय से चाहता था कि नेटो का अंग बन जाए, यूरोपियन यूनियन का अंग बन जाए। अभी तक ईयू का तो नहीं बना, लेकिन अमेरिकन अलायंस जो है, वॉर अलायंस, मिलिट्री अलायंस जो है, नेटो उसका अंग बना दिया गया है। और नेटो का एक जो प्रावधान है सबसे बड़ा, वह यह है कि यदि एक भी नेटो के किसी अलाई के ऊपर कोई आक्रमण करता है, हमला करता है, तो यह माना जाएगा कि वो सब पर कर रहा है। फिर उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, शायद डेनमार्क है कि नहीं लिखे, डेनमार्क भी है, ये सब कंट्रीज संयुक्त रूप से उस पर हमला करेंगे। टर्की भी है उसमें, पोलैंड भी है उसमें, बहुत बड़ा एक व्यापक है ये। ऑस्ट्रिया भी है, फिर इटली भी है। ये एक बड़ा संगठन है, और सबसे बड़ा संगठन है, सैन्य संगठन है ये, जो कि बना था शीत युद्ध के समय वार्सा पैक्ट के सामने के खिलाफ। लेकिन अब वार्सा पैक्ट तो खत्म हो गया यूएसएसआर के खत्म होने के बाद, लेकिन नेटो आज भी है और बड़ा स्ट्रांग है। तो नेटो में अभी तक मैसेडोनिया को रोकता था ग्रीस, और उसका कारण यह था ग्रीस के रोकने के, ग्रीस की आपत्ति यह रहती थी उसमें वहां वीटो होता है, एक भी स्टेट यदि नहीं चाहे तो नया मेंबर ऐड नहीं हो सकता, और ग्रीस ऑलरेडी उसका मेंबर है नेटो का। उनको यह था कि ये कंट्री अपना नाम चेंज करे, क्योंकि उनका भी एक प्रांत है जिसका नाम मैसेडोन है। वो कहते हैं कि सिकंदर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वह ग्रीक था, वो मैसेडोनिया का था, वो हमारा मैसेडोनिया है, और ये मानते हैं कि हमारा है। तो ये इनका एक आपत्ति थी। लेकिन आप समझिए कि मैसेडोनिया कितना चाहता था नेटो का अंग बनना और यूरोपियन यूनियन का अंग बनना। उनकी पार्लियामेंट ने कंट्री का नाम परिवर्तित कर दिया। जिस कंट्री का नाम हुआ करता था रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, उसका नाम परिवर्तित कर दिया नॉर्थ मैसेडोनिया, और ग्रीस ने अपनी आपत्ति समाप्त की। अब वह ऑफिशियली बन गया नेटो का पार्ट। अब इससे क्या हुआ कि रशिया का बाल्कन्स में इन्फ्लुएंस जो था वो कम हो रहा है। उसका सबसे एक सशक्त अलाय है, जो कि चीन का भी एक तरह से अलाय है, वह है सर्बिया, जो कि पहले यूगोस्लाविया में था। तो यूगोस्लाविया के विखंडन के बाद सर्बिया भी बना। उसमें सर्बिया, कोसोवो को बहुत सारे देश इंक्लूडिंग भारत मान्यता नहीं देता है, रशिया मान्यता नहीं देता है, लेकिन ये नेटो वाले अलायंस उसको मान्यता देते हैं। तो हम मानेंगे कि उसको देश नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी कंट्री जब उसको मान्यता नहीं देती, हमारी सरकार नहीं देती, तो हम भी नहीं देते हैं। हम भी यही कहेंगे कि वो देश नहीं है। तो सर्बिया जो है, सर्बिया के साथ समस्या ये है कि सर्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसकी कोई समुद्र से सीमा साझा नहीं होती है, और उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर। अब जैसे ही मैसेडोनिया नेटो का अंग बन गया, तो सर्बिया के आसपास जितने कंट्री उसको घेरे हुए हैं, और याद रखना समुद्र नहीं है उसके पास, तो उसके पास ना उसकी एयर स्पेस है खुद की, ना उसके पास समुद्र की सीमा है, तो सारे कंट्रीज नेटो के हैं। और ये जो कंट्री है सर्बिया, ये एक तरफा समर्थन पर टिकता है रशिया के। अब इससे क्या होगा कि एक नया अलायंस बन रहा है यूरोप में, कि रशिया एंटोगनाइज हो रहा है। ऑलरेडी उसने यूक्रेन के एक पार्ट को अपने कब्जे में ले रखा है। देखना यह होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आगे बेलारूस का क्या होगा, क्योंकि
पुतिन का प्लान ये है, व्लादिमीर पुतिन का, कि वापस से उसको रशिया का अंग बना लिया जाए। हालांकि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो दोनों तरफ खेलते हैं बार बार, जो कभी रशिया की गोद में जाके बैठते हैं, वो कभी एंटी चलते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब जब सर्बिया, जो कि उसका सबसे बड़ा अलाय था, वो अब लैंडलॉक्ड हो गया है पूरे नेटो अलायंस के बीच में। बाल्कन्स में झटका मिला है रशियन डिप्लोमेसी को, कूटनीति को, कूटनीति ही नहीं, मैं तो बोलता हूं कि रशिया के इन्फ्लुएंस को झटका मिला है। तो रशिया ज्यादा डिपेंडेंट बन सकता है ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ का मतलब है चीन की तरफ। तो वापस से ये जो एक अलायंस जो बनता हुआ दिख रहा है मुझे, कि जिसमें एक ग्रुप है चीन समर्थक, दूसरा ग्रुप है वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका नेटो समर्थक, क्या यह हो सकता है एक और नई शीत युद्ध की तरफ ले जाए? मैं भी रिसर्च कर रहा हूं, आप भी रिसर्च करें। मीनवाइल भारत का जो स्टैंड है तटस्थ स्टैंड है, हम न किसी की तरफ है, ना हम चाइना के खिलाफ बोल रहे हैं, ना हम अमेरिका के फेवर में बोल रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है, हमको अमेरिका के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बार बार ये बात कहता हूं क्योंकि चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप लेके आए उनका ब्लू डॉट नेटवर्क, लेकिन ब्लू डॉट नेटवर्क में वो पैसा नाम की कोई चीज खर्च नहीं करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की नेतृत्व में यदि वापस वो जीतते हैं तो अमेरिका जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो उसकी पॉलिसीज थी उससे पीछे हटता जा रहा है। जो एक तरह से ग्लोबल पॉलिसिंग थी उसकी, विश्व की पॉलिसिंग करता था, उससे दूर हटता जा रहा है। तो हमको चाइना को भी एंटोगोनाइज नहीं करना है। हम इसमें न चीन की तरफ रहें न अमेरिका की तरफ रहें, और भारत सरकार का रोल यही दिख रहा है। ये कोरोना क्राइसिस में भी हम ना चीन के खिलाफ बोल रहे हैं ना उसके फेवर में बोल रहे हैं। यही हमारे राष्ट्र हित में है, क्योंकि यूएस आज के समय में वो यूएस नहीं दिख रहा। और देखिए, आप देखिए ना डब्ल्यूएचओ में जो क्राइसिस चली, कि डब्ल्यूएचओ का रोल सही में संदेहास्पद है, उनके डायरेक्टर जनरल का रोल संदेहास्पद है। क्यों है? क्यों चीन का वो समर्थन कर रहा है डब्ल्यूएचओ? ये दिखाता है कि अमेरिका जिस तरह से जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जो पीछे हटता जा रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों से, वो वैक्यूम चीन भरने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि एक और कोल्ड वॉर स्टार्ट हो, शीत युद्ध स्टार्ट हो वेस्टर्न खेमे और चाइनीज कैंप के बीच। हमको आवश्यकता है, हम तटस्थ रहेंगे, हम अपना राष्ट्रहित देखेंगे, और यही करती हुई भारत सरकार दिख रही है। कल बात करेंगे कि अमेरिका में विशेषकर जो पेट्रोल की कीमत, क्रूड की कीमत जो है वो नेगेटिव पहुंची। कितनी नेगेटिव पहुंची? -37 या $38 तक। और उसकी वजह से जो दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट है जिस प्रकार से गिरे हैं, बदहाली हुई है उनकी, उस पर चर्चा करेंगे। ये क्यों हो रहा है, आगे भविष्य क्या दिखता है। अमेरिकन कंपनीज के भविष्य पे तो हमने बात की थी। मुझे लगता है कि अमेरिका की जो पेट्रोलियम कंपनी है और पेट्रोल की जो उनका जो सपना था कि आत्मनिर्भर होने का, आप देखेंगे यूट्यूब पे मेरी सीरीज में है, वो तो मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक अनुरोध करता हूं कि मेरी जो यूट्यूब की चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं, पेट्रोल पर बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।